साथियों, मेरा नाम पद्मा माइथ्री है। मेरी उम्र 25 साल है, रंग सांवला है और नैन नक्श ठीक हैं। अप्सरा जैसी सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन औसत से थोड़ी ऊपर हूँ। मेरी सुंदरता मेरे चेहरे में नहीं अपितु मेरे बदन में है। मेरे बदन की बनावट काफी आकर्षक है। बनावट में खासकर मैं अपने स्तनों का जिक्र करूंगी, क्योंकि सबसे पहले पुरुषों की नजर मेरे स्तनों पर ही जाती है। उनकी बनावट है ही ऐसी कि कोई भी उन्हें निहारने से बच ना पाए। यहाँ तक कि कई बार लड़कियां भी मेरे स्तनों को आश्चर्य से देख रही होती हैं। उसके बाद आते हैं मेरी सुडौल जांघें और मेरा पिछवाड़ा। ये दोनों मिलकर मेरे बदन के नीचे वाले हिस्से को कयामत की खूबसूरती प्रदान करते हैं। मेरे बदन को देखने वालों की नजरों में ज्यादातर समय वासना भरी रहती है। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। मैं मूल रूप से छत्तीसगढ़ हूँ। हमारी जनजाति की लड़कियां बदन से बहुत मजबूत होती हैं, शायद इसलिए कि हम भारी काम ज्यादा करते हैं। लड़के ज्यादातर आलसी होते हैं और आसान कमाई पर निर्भर रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। आरक्षण कोटे में जॉब लगने की वजह से उनकी नज़र में जॉब की खास वैल्यू नहीं थी। हम टाउन एरिया में रहते थे और औसत जीवन बसर कर रहे थे। आमतौर पर हम छोटी मोटी पार्टियों में जाते रहते थे, मगर एक दिन मेरे पति ने मुझे खूब बन ठन कर चलने को कहा। मैंने एक सफेद रंग की जरी वाली साड़ी पहनकर अच्छा सा चिमकी वाला मेकअप किया और उनके साथ चल दी। पार्टी में पहुंचकर पता चला कि ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी। हम अंदर गए तो पता चला कि यहाँ लोग खाने के साथ पीना भी कर रहे थे। हम एक 40 साल की उम्र के आदमी से मिले। एक दूसरे आदमी ने मुझे और मेरे पति को उस 40 साल के आदमी से मिलवाया। बातों ही बातों में पता चला कि वो अधेड़ उम्र का आदमी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का डायरेक्टर है और अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहा है। उसने मुझे किसी पार्टी में देखा था और मेरे पति को बताया था कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं हीरोइन बन सकती थी, इसलिए मैंने उसे इस बाबत पूछा कि उनको मेरे अंदर ऐसा क्या दिखा जो वो मुझे हीरोइन के रूप में लेना चाहते हैं। उसने कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो यहाँ के मूल निवासी के जैसे दिखे और मंदाकिनी के जैसे जब अपने बदन को दिखाए तब लोग आकर्षित हों। जब ब्रा और पैंटी में पर्दे पर आए तो हॉल में लोग सीटियां बजाएं। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए मैंने और कुछ नहीं पूछा। फिर मेरे पति ने उससे पूछा, पेमेंट कितना मिलेगा। उसने शराब का एक घूंट लिया और कहा, अभी आपकी वाइफ नहीं है, इसलिए एक दिन का 3,000 देंगे। जब काम में परफेक्शन आ जाएगा तो एक दिन का 10,000 दे सकते हैं। ये सुनकर मेरे पति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने फिर पूछा, और काम कितने दिन करना होगा। उसने कहा, आप जैसा चाहें, डेली भी कर सकते हैं। मेरे पति ने कहा, हमें मंजूर है। उसने कहा, देखिए, काम शुरू करने से पहले हमें आपकी वाइफ का कुछ ग्लैमरस सा फोटो सेशन करना होगा और पोर्टफोलियो बनाना होगा। कल मेरे ऑफिस से चालू करते हैं। पति बोले, ठीक है, मैं कल इसको लेकर ऑफिस आ जाता हूँ। उसने कहा, महेंद्र जी, कैसी मिडिल क्लास लोगों जैसी बात कर रहे हैं। आप अब हाई क्लास सोसाइटी में आने वाले हैं और आप हर जगह अपनी वाइफ के साथ जाएंगे क्या। मेरे पति ने अपनी भूल जताई और मुझे अकेले भेजने पर राजी हो गए। हम वहां कुछ देर रुककर वापस आ गए। अगले दिन मुझे ठीक टाइम पर तैयार करवाया और ऑफिस का पता देकर टैक्सी करवा दी। मैं दिए गए पते पर 10 बजे पहुंच गई। डायरेक्टर साहब, जिनका नाम योगेश दास था, 11 बजे तक आए। मैं वेटिंग रूम में बैठी थी। उनके आते ही चपरासी ने मुझसे आकर कहा कि मैं उनके कैबिन में चली जाऊं। मैं उनके कैबिन में चली गई। वो अकेले नहीं थे, 2 लोग और थे उनके साथ। मैं उन लोगों के सामने बैठ गई। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, एज, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड आदि पूछा। फिर टॉपिक थोड़ा सा बोल्ड हो गया। उन्होंने मुझसे मेरा फिगर, मेरी ब्रा का साइज, पैंटी का साइज जैसे सवाल पूछे। मैं इन सवालों पर झिझक तो रही थी, पर जैसे तैसे जवाब दे रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो फोटो सेशन करेंगे और मुझे पहले सिंपल, फिर थोड़े भड़कीले और फिर उससे भी ज्यादा प्रदर्शन करने वाले कपड़े पहनने होंगे। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी हामी पर वो बोले, मेरे पास ये किसी मॉडल का पोर्टफोलियो है, आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। उन्होंने मुझे एक एल्बम थमा दी। उसमें एक मॉडल की बहुत अच्छे से खींची हुई फोटो थी।
पहले साड़ी में और फिर सूट में, फिर स्कर्ट में और फिर जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, मॉडल के कपड़े और छोटे होते गए। आखिरी पन्ना देखकर मेरे तो पसीने ही छूट गए। इसमें उस मॉडल ने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। मैंने एल्बम को टेबल पर रखा तो उन्होंने कहा चले फोटो सेशन के लिए। मैं एक झटके से खड़ी हो गई और कहा ये सब मुझसे नहीं होगा। इतना बोलकर मैं बाहर आ गई और फिर घर आ गई। शाम को मेरे पति आए और मुझे कमरे में ले गए। वहां हम दोनों की बहुत लड़ाई हुई। पता नहीं योगेश जी ने क्या कह दिया था मेरे पति से कि वो इतना भड़क रहे थे। आखिर में उन्होंने अगले दिन फिर जाने को कहा और मुझे योगेश जी की हर बात मानने को कहा। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये काम मुझे न मिला तो वो मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर मुझे तलाक दे देंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें समझाऊं मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। आखिर मैंने उनकी बात मान ली। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटी 6 और बहनें हैं। अगर मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर मुझे तलाक दे दिया जाता तो मेरी बहनों की शादी होना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं चुपचाप अगले दिन 11 बजे उनके ऑफिस पहुंची और उनके कैबिन में बैठ गई। वो तीनों आए और मुझसे बात करने लगे। मैंने काम करने की सहमति जता दी। हम लोग एक दूसरे कमरे में गए और उन्होंने मुझे एक अलमारी में कपड़े दिखाए और कहा आप एक एक करके कपड़े बदलते जाइए और हम फोटो सेशन करते हैं। मैं एक कमरे में घुस गई और एक साड़ी पहनकर बगल वाले कमरे में निकली। पूरा कमरा लाइट्स और कैमरे से लैस था। उन तीनों ने मेरी कुछ फोटो ली और फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। 3 घंटे तक मैं एक एक करके कपड़े बदलती रही और मेरे कपड़े छोटे होते गए। आखिर में वो मौका आया जब मैं बिना कपड़ों के कमरे से बाहर निकली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी मगर जैसे तैसे मैंने फोटो खिंचवाए। उसके बाद योगेश जी ने टाइम देखा और बोले अरे 2 बज गए, चलो थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। उन्होंने मुझे भी साथ आने को कहा। मैंने झिझकते हुए कहा मेरे कपड़े। योगेश जी ने कहा अरे पद्मा जी, अब यहाँ कोई आएगा नहीं, आप ऐसे ही चलिए। मैं थोड़ी झिझकी तो उन्होंने कहा अरे आप फालतू में झिझक रही हैं। जो देखना था हम तीनों ने अब देख लिया है। आप ऐसे झिझकोगी तो कैसे चलेगा, थोड़ा बोल्ड बनिए। फिर मैं मन मार कर उन लोगों के साथ उनके ऑफिस में आ गई। हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर वहीं सोफे पर बैठकर बातें होने लगी। मैं अब भी निर्वस्त्र थी। वो लोग मेरे बदन को निहारते हुए मुझसे बातें कर रहे थे। योगेश जी ने कहा पद्मा जी, फोटो सेशन तो ठीक था, मगर इस रोल के लिए लड़कियों की लाइन लगी है। आप चाहें तो हम आपको ये मौका दे सकते हैं। मैंने सिर हिला दिया। तो उन्होंने आगे कहा किंतु आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने मतलब पूछा तो उन्होंने कहा अभी बगल वाले कमरे में चलते हैं और थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर डील साइन कर लेंगे और 50,000 एडवांस दे देंगे। उनकी बात पर मैंने कहा आपने जो बोला मैंने वो किया, अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। वो बोले ये तो और अच्छी बात है। कुंवारी लड़कियों को तो कौमार्य का प्रॉब्लम होता है, मगर आपको तो ऐसा कुछ डर भी नहीं होगा। फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। सफलता की यह पहली सीढ़ी है और आप इसे ठोकर मार रही हैं। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसने कहा ठीक है, मगर मेरा दावा है कि कल की तरह आप फिर से कल आएंगी और राजी खुशी ये करेंगी, हम आज शाम को फिर आपके पति से बात करेंगे। ये बात सुनते ही मेरे चेहरे से पसीना टपकने लगा। मैं सोचने लगी और मैं काफी देर तक सोचती रही और आखिर में मैंने हाँ बोल दी। हम लोग उठकर दूसरे कमरे में आ गए। वहां एक बिस्तर लगा था और आसपास कैमरे और लाइट्स लगे थे। मैंने कहा ये सब कैमरे किस लिए? योगेश जी बोले पद्मा जी, सिर्फ अपनी यादों के लिए, हमारे पास 2-4 दिन ये सामग्री रहेगी, फिर हम इन दृश्यों नष्ट कर देंगे। मैंने कहा नहीं, प्लीज, रिकॉर्डिंग नहीं, आप जैसा बोलोगे मैं करूंगी मगर रिकॉर्डिंग मत कीजिए प्लीज। योगेश जी ने कहा पद्मा जी, आप बेकार में ही डर रही हैं। आप बेफिक्र रहिए, इसे हम अपने पास ही रखेंगे। नहीं हम इसे किसी को दिखाएंगे और न ही किसी को देंगे। मैंने फिर हाथ जोड़े तो वो आगे बोले हम पर भरोसा रखिए, आपको हीरोइन बनना है या नहीं? आप अभी से घबरा रही हैं। आगे ऐसे कई मौके आ सकते हैं, तब क्या करेगी? 3 लाख महीने का कमाना इतना आसान नहीं है, और फिर हमने इन सब के लिए आपके पति से बात कर ली है और उन्हें कोई एतराज नहीं है।
मैंने पूछा, आप सच बोल रहे हैं? मेरे पति की मर्जी है इन सब के लिए। उन्होंने हाँ में सिर हिला